गर्भ संस्कार का उद्देश्य है हमारे आने वाली संतान ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, स्वस्थ, सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान व संस्कारवान बने। यूं तो संतान अधिकतर लोगों को पैदा हो जाती है, सिर्फ संतान होने से काम नहीं चलेगा। हमारी संतान को अद्वितीय, अनुपम, श्रेष्ठतम, सर्वगुण संपन्न व प्रतिभाशाली होना चाहिए। हम जानते हैं कि शिशु का सबसे ज्यादा विकास गर्भ में ही होता है, इसलिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारे मोस्ट एडवांस्ड गर्भ संस्कार प्रोग्राम को गंभीरता से अपनाते हैं, उन्हें तुरंत ही चमत्कारिक परिणाम दिखने लग जाते हैं। पूरी गर्भावस्था बिना किसी परेशानी के मजे में बीतती है। नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कुछ बच्चे तो पैदा होने के 5 से 15 दिन के अंदर गर्दन उठाना शुरू कर देते हैं, जो सामान्यतः 2.5 से 3 महीने में देखने को मिलता है। कुछ बच्चे पैदा होने के 5 से 15 दिन के अंदर गर्दन घुमाना शुरू कर देते हैं, वह करवट लेना शुरू कर देते हैं, जो सामान्यतः 3 से 4 महीने में देखने को मिलता है। बच्चे सामान्य बच्चों के मुकाबले बहुत जल्दी बैठना, चलना, स्पष्ट बोलना सीख जाते हैं। हालांकि बच्चे कृष्ण भगवान की तरह नटखट हो सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज होता है, परंतु वे सामान्य बच्चों से बहुत कम जिद्दी व आत्मविश्वास से भरपूर, शांत एवं प्रसन्न रहते हैं। इस विधि द्वारा हमें ना सिर्फ श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि यह विधि उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही या मिसकैरेज हो जाता है। जन्मजात मानसिक या शारीरिक रूप से पिछड़ने का इतिहास हो, या घर में जेनेटिक डिसीज की हिस्ट्री हो, घर में माहौल ठीक ना हो, व उसका आने वाली संतान पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या प्रथम संतान में कोई समस्या हो। आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी। जब अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन के बारे में बता रहे थे, तब गर्भ में पल रहा अभिमन्यु उसे सुन रहा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का क्या योगदान रहा, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब तो आधुनिक विज्ञान भी इसे साबित कर चुका है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म है, जहां उनके पिता दशरथ जी संतान प्राप्ति हेतु तरस रहे थे। वहां उनकी ना सिर्फ संतान प्राप्ति की बाधा दूर हुई, बल्कि प्रभु राम जैसी अवतारी चेतना ने उनके घर जन्म लिया। आज मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान भी अभिमन्यु को गर्भ में मिले ज्ञान की हकीकत को स्वीकार करता है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री की मनोदशा, विचार, व्यवहार का बहुत गहरा और लंबा प्रभाव आने वाले शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान ही शिशु का विशेष पोषण करके उसका शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करके उसे मन चाहे सांचे में ढाला जा सकता है। संतान को हम जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। शिशु को भयानक आनुवांशिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। हमारे घर भी आइंस्टीन, विवेकानंद जैसी प्रतिभाशाली संतानें जन्म ले सकती हैं। कल्पना करें कि आप ऐसी प्रतिभावान संतान के माता पिता हैं। कल्पना कीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी सर्वगुण संतान मिली। अब उनके बारे में सोचिए जिनके बच्चे आज मानसिक रूप से कमजोर, बीमार, चिड़चिड़े व अन्य कई तरह की बीमारियों के साथ उत्पन्न होते हैं, या कुसंस्कारी होते हैं, या गलत राह पर चले जाते हैं।
तो उस बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। यदि घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, थायराइड या अन्य आनुवांशिक बीमारियां हैं, या महिला की उम्र 30 साल से अधिक है, तो उन्हें विशेष रूप से गर्भ संस्कार विधि का गर्भधारण से पहले से ही सहारा लेना चाहिए, ताकि आने वाली संतान में आनुवांशिक रोगों के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हम व्यक्तित्व निर्माण हेतु गर्भावस्था के समय को इतना महत्व देते हैं? क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत बुलंद होगी ही। गर्भस्थ शिशु कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसे हम चाहे जिस आकार में ढाल सकते हैं, पर सही समय निकलने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगता। यदि हम बाजार से मटका लेकर आते हैं और अब चाहें कि मटके की सुराही बन जाए या खिलौना बन जाए या कुछ और बन जाए, तो यह संभव नहीं। परंतु जब कुम्हार चाक पर गीली मिट्टी चढ़ाकर कार्य कर रहा होता है, तब हम उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। अर्थात अब हम अपने व्यवहार में अमूलचूक परिवर्तन लाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मैच्योर हो चुके हैं। परंतु गर्भावस्था के दौरान यह निश्चित तौर पर संभव है, क्योंकि इस समय कॉन्शियस ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। सबकॉन्शियस ब्रेन अर्थात अवचेतन मन का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है, जिस पर सभी सूक्ष्म संस्कार रहते हैं। इसलिए गर्भावस्था के दौरान हम जैसे संस्कार, जैसे विचार, जैसी आदतें गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में डालना चाहें, डाल सकते हैं। स्पर्म एवं ओवम अर्थात अंडाणु व शुक्राणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। यदि उनका वजन किया जाए तो 1 ग्राम से भी 1000 गुना कम होगा। यहां से लेकर 2.5 से 3 किलो का बच्चा बनना अर्थात वजन व लंबाई में लाखों गुना की बढ़ोतरी होना, इतनी ग्रोथ जीवन में फिर कभी संभव नहीं होती। यदि हमारी हाइट 5.5 फीट है तो 9 महीने बाद भी उतनी ही रहेगी। कहा जा सकता है कि हमारी बढ़ने की उम्र निकल गई। तो ठीक है, एक ग्रोइंग बच्चे के उदाहरण से समझते हैं कि एक 4-6 महीने के एक छोटे बच्चे का वेट व हाइट 9 महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे, अर्थात 200 से 300% तक बढ़ जाएगा। परंतु लाखों गुना की वृद्धि तो सिर्फ गर्भावस्था में ही हो सकती है। कल्पना करिए कि एक बार के इजैकुलेशन में 50 to 150 मिलियन स्पर्म अर्थात 5 से 15 करोड़ स्पर्म निकलते हैं। इतना छोटा सा स्पर्म, इतना छोटा सा ओवम, जिन्हें हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इतने छोटे स्पर्म ओवम से 3 से 3.5 किलो का बच्चा बनना, यानी लाखों गुना की वृद्धि। इस तरह की वृद्धि जीवन में फिर कभी भी संभव नहीं है। यदि इस मैक्सिमम ग्रोथ के फेज में हम पॉजिटिवली इंटरप्ट करें तो हमें शानदार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जंगल का खुद उग जाना और माली द्वारा गार्डन को बड़ी सूझबूझ से, मेहनत से उगाने में बहुत अंतर है। एक तरफ जहां हमें जंगल में जाने में डर लगता है कि कहीं किसी खूंखार जंगली जानवर से हमारा सामना ना हो जाए, वहीं दूसरी तरफ खूबसूरत गार्डन को तो हम टिकट लेकर देखने जाते हैं और उसकी खूबसूरती को निहार कर प्रसन्न होते हैं।
Pregnancy should be by choice and should be planned and managed by गर्भ संस्कार प्रिंसिपल्स, क्योंकि इस समय सब कुछ हमारे हाथ में होता है। किस साइज का प्लॉट लें, कैसा नक्शा बनाएं, कैसा बिल्डिंग मटेरियल यूज करें। एक बार बिल्डिंग बन गई तो उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। यदि एग्जाम का समय सुबह 9 से 12 तक है और आप एग्जाम देने 12 बजे के बाद पहुंचते हैं तो कोई मतलब नहीं। प्रेगनेंसी भी जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, इसलिए सही समय को अपने हाथ से ना जाने दें। ब्रेन सेल्स अर्थात न्यूरॉन्स का रीजनरेशन कभी नहीं होता, इसलिए मंदबुद्धि बच्चे अपने जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो पाते। आप अपने बच्चे को बड़ी से बड़ी गिफ्ट क्या दे सकते हैं? कार, बंगला, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकते हैं। हमारे देश में कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि कुसंस्कारी हुआ तो प्रॉपर्टी व मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देगा। यदि स्वसंस्कारी, विचारवान, धैर्यवान हुआ तो संपन्नता के साथ शांति व प्रगतिपूर्ण जीवन जिएगा। इसलिए अपने आने वाले बच्चे को दी जाने वाली सबसे बड़ी गिफ्ट यह है कि उसे पूरी तैयारी के साथ इस दुनिया में लाया जाए। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि लगभग 70% ब्रेन का विकास गर्भावस्था में ही हो जाता है। गर्भावस्था में इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, स्पर्श महसूस कर सकता है। इनफैक्ट आधुनिक वैज्ञानिक तो यहां तक दावा करते हैं कि गर्भावस्था के 8वें महीने में तो शिशु सपने देखना तक शुरू कर देता है। बाकी बचे 30 में से 20% ब्रेन डेवलपमेंट 1 से 2 साल की उम्र तक व 10% ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। यानी भविष्य में मस्तिष्क का कितना विकास होगा, इसकी नींव तो गर्भावस्था में ही पड़ जाती है। दिस इज अ प्रोग्राम टू डेवलप माइंड, बॉडी एंड सोल, मीन्स होल पर्सनैलिटी। दूसरे शब्दों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर का डेवलपमेंट है। 7 चक्रों का डेवलपमेंट है। शरीर के 5 कोशों, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश का डेवलपमेंट है। यह प्रोग्राम साइंस बेस्ड है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट के साइंटिफिक एविडेंस पेज को अवश्य देखें। सही मायने में तो गर्भ संस्कार की तैयारी गर्भाधान से भी 2-3 माह या उससे भी पहले से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि श्रेष्ठतम परिणाम आ सके। परंतु यह अक्सर संभव नहीं हो पाता। फिर भी जब भी हो सके, जितना जल्दी हो सके, इसे सही मार्गदर्शन में व्यवहार में लाना शुरू कर देना चाहिए। श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करने की तुलना आप श्रेष्ठ फसल प्राप्त करने से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो उत्तम उर्वरा शक्ति से भरपूर खेत होना चाहिए, अर्थात यूट्रस यानी गर्भाशय पूर्ण रूप से सबल, स्वस्थ, शक्तिशाली व दोष रहित होना चाहिए। उत्तम क्वालिटी का बीज होना चाहिए, अर्थात स्पर्म व ओवम स्वस्थ, सबल, शक्तिशाली व दोष रहित होना चाहिए। बुआई का समय अर्थात जिस समय आप बीज को जमीन में बोते हैं सही होना चाहिए, अर्थात
कंसेप्शन टाइम परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद फसल की रखवाली होना चाहिए। श्रेष्ठ किस्म की खाद व पानी उचित मात्रा में सही समय पर मिलना चाहिए, अर्थात गर्भ रक्षा व गर्भ पुष्टि के श्रेष्ठ उपायों को अपनाना चाहिए। भावी माता पिता को अपने शरीर की हर छोटी बड़ी बीमारी को कंसेप्शन से पहले दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, जैसे सर दर्द, मोटापा, कफ कोल्ड, एलर्जी, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, थायराइड, पेट की समस्या, ब्लड प्रेशर आदि। यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो संतान कैसे स्वस्थ होगी? यदि बीज ही सड़ा हुआ है, बीज में ही दोष है, तो हम आने वाली संतान को कैसे श्रेष्ठ बना सकेंगे? यदि आप प्लानिंग फेज में हैं, तो हम आपके शरीर व स्पर्म ओवम को स्वस्थ व दोष रहित बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। गर्भावस्था से पहले हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है। इस दौरान हम संपूर्ण शरीर, मन व आत्मा अर्थात माइंड, बॉडी व सोल का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। यह शोधन कैसे होता है, इसे जानने के लिए मेरे वेबसाइट के FAQ पेज पर जाएं व क्वेश्चन नंबर 8 पर डबल क्लिक करें तो एक चार्ट खुलेगा। उस चार्ट में सभी चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख है जिन्हें हम मन, शरीर व आत्मा के शोधन के लिए अपनाते हैं। हम भावी माता पिता को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रखकर मात्र 10 दिन में संपूर्ण शरीर, मन व आत्मा का शोधन करते हैं। मात्र 10 दिन में आप चमत्कार महसूस करेंगे। आप शरीर में बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। आपका वजन 5 से 10% तक कम हो जाएगा। मानसिक रूप से तनाव रहित, शांत व प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। यदि आप शोधन के लिए आश्रम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। यह क्रिया आप हमारे मार्गदर्शन में अपने घर पर भी कर सकते हैं, जिसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। इस शोधन कर्म की मदद से हम स्पर्म व ओवम की क्वालिटी को बेहतर बना सकेंगे व आनुवांशिक बीमारियों को दूर करने का श्रेष्ठ प्रयास कर सकेंगे तथा श्रेष्ठ, सुंदर व स्वस्थ संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। बात तो हजम नहीं होती, क्या वाकई जेनेटिक डिसीजेस का आने वाली संतानों में आना रोका जा सकता है? कई बुद्धिजीवी इस पर तर्क कर सकते हैं। चलिए हम 100-200 साल पहले की बात करते हैं, जब बिजली, आवागमन के साधन, अन्य विलासिता के साधन, पेस्टिसाइड, प्रदूषण, मिलावटी खाद्य पदार्थ मौजूद नहीं थे। लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते थे। तब बहुत सी बीमारियां जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम आदि बहुत कम, ना के बराबर होती थी। इसलिए इन बीमारियों का जीन्स को प्रभावित कर आनुवांशिक होना भी न्यूनतम था। परंतु अब ये रोग कम उम्र में ही अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं व जीन्स से जुड़कर आने वाली संतानों में भी जा रहे हैं। यानी पहले नहीं था और अब बढ़ता जा रहा है। यदि जेनेटिक्स के सिद्धांत इतने स्ट्रांग हैं तो इन बीमारियों को उसी अनुपात में पहले भी होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए यदि जीन्स किसी कारण से बीमारियों को अपना लेते हैं तो उसके विपरीत चलने पर जीन्स समय के साथ बीमारियों को छोड़ भी सकते हैं।
आप इस बात को इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि एक माता पिता की 4 संतानें हैं तो चारों के रंग, रूप में, मानसिक शक्ति में अंतर पाया जाता है। एक ज्यादा एग्रेसिव है तो एक शांत है। कोई एक संतान किसी विशेष बीमारी के लिए संवेदी है तो दूसरी संतान किसी दूसरी बीमारी के लिए। कभी कभी किसी संतान में कई पीढ़ियों बाद कोई घातक आनुवांशिक रोग पनप आता है। यह सब डोमिनेंट व रेसेसिव जीन्स का खेल है। जब बीमारी उत्पन्न करने वाले जीन्स डोमिनेंट होकर संतान में आते हैं तो निश्चित तौर पर बीमारी उत्पन्न करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जीन्स शोधित हो जाएं व बीमारी उत्पन्न करने वाले जीन्स रेसेसिव फॉर्म में रहें। हम यह जेनेटिक प्यूरिफिकेशन का कार्य 15 विभिन्न प्रभावशाली चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर करने का प्रयास करते हैं। सही समय पर गर्भाधान होना अति आवश्यक है। यदि आप मई जून के महीने में गेहूं उगाने का प्रयास करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। यदि गेहूं को नवंबर दिसंबर में उगाओगे तो ही अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हो। उसी तरह जब सही ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त में गर्भाधान होगा तो श्रेष्ठ संतान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कई दिन, वार, ग्रह, नक्षत्र गर्भाधान के लिए शुभ नहीं होते, जैसे ग्रहण दिन, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, मूल, भरणी, अश्विनी व रेवती नक्षत्र। आप जानते हैं कि चांद की पानी को आकर्षित करने की क्षमता के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। हमारे शरीर में भी मोर देन 70% पानी होता है और ब्लड में तो मोर देन 95% पानी होता है। तो हमारे ऊपर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा के आसपास लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंटल केस, सुसाइडल केस, पागलपन के दौरे अधिक नोट किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में तो मजदूर अमावस्या के दिन छुट्टी मनाते हैं ताकि काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के प्रत्यक्ष मिलन से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक स्थितियों जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त का भी प्रभाव पड़ेगा। परंतु जैसे हम विपरीत, प्रतिकूल मौसम से अपना बचाव करते हैं और अनुकूल मौसम का लाभ उठाते हैं, वैसे ही हम गर्भाधान का समय चुनने में अशुभ ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त से बचेंगे और शुभ ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त का लाभ लेंगे। गर्भ संस्कार विधि में तो ऋषि सत्ताओं, दिव्य आत्माओं, देवताओं को भी गर्भ में आने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अभी पृथ्वी की संधि वेला चल रही है। इस संधि वेला में ऋषि सत्ताएं वैसे भी इस धरती पर जन्म लेना चाहती हैं। यदि हम उनके अनुकूल वातावरण बनाकर उन्हें सादर आमंत्रित करें तो वे हमारे घर संतान के रूप में जन्म ले सकती हैं। हम कृषि व बागवानी में उच्च व उन्नत बीज, उर्वरक मिट्टी, अच्छी खाद की व्यवस्था करते हैं। यहां तक कि पालतू पशुओं जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा आदि की नस्ल को उपयुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्वयं की संतानों, जिन्हें हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी नस्ल को यूं ही अस्त व्यस्त छोड़ देना घोर लापरवाही है, जिसका दंड हमें
कई बार बहुत बड़ी कीमत चुकाकर जीवन भर भुगतना पड़ता है। परिवार, समाज, देश और विश्व का भविष्य नागरिकों के शारीरिक, बौद्धिक व चारित्रिक स्तर पर टिका रहता है। गर्भ संस्कार प्रक्रिया में निहित विभिन्न अत्यंत प्रभावशाली प्रयोगों को प्रबल मनः शक्ति व चित्त की एकाग्रता द्वारा करने से न सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही आनुवांशिक विकृतियों का निवारण किया जा सकता है, बल्कि सुपर बेबी यानी सर्वगुण संपन्न शिशु की कल्पना को भी साकार किया जा सकता है। संतान माता पिता के लिए दुनिया में सबसे अनमोल और कीमती होती है, तो फिर क्यों ना उसे श्रेष्ठ बनाने में अपना पूरा ध्यान और श्रम लगाया जाए। जब गर्भ में उसका निर्माण हो रहा हो या होने की तैयारी हो, क्योंकि सही वक्त गुजर जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। आने वाली संतान को दिव्य, सर्वगुण संपन्न महामानव अर्थात सुपर ह्यूमन बनाने का प्रयास करना दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न लाखों करोड़ों गुना मिलता है। गर्भ संस्कार तो बस एक नाम है। बेसिकली दिस कोर्स इज फॉर डेवलपमेंट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। इस कोर्स में हम 15 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जैसे सूर्य चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, हीलिंग, वास्तु, डाउजिंग, यौगिक चिकित्सा, फूड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, साइकोथेरेपी व गर्भ संवाद टेक्निक, ताकि आदि दैविक, आदि भौतिक व आध्यात्मिक तीनों स्तर पर प्रयास करके श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न किया जा सके। अब हम सूर्य चिकित्सा की बात करते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष जीवन दाता है, क्योंकि सूर्य है तो दुनिया है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों पर पड़ता है तो ऑक्सीजन गैस व भोजन का निर्माण होता है। इनके बिना दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। सूर्य की रोशनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल व एंटी वायरल है। विटामिन डी का सिंथेसिस भी हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, जो हड्डियों की मजबूती, इंटेलिजेंसी व रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अति आवश्यक है। जिन्हें सूर्य का प्रकाश आवश्यक मात्रा में नहीं मिलता, उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज आदि भी ठीक से काम नहीं कर पाती। सूर्य के प्रकाश की कमी से कई तरह के मानसिक रोग जैसे क्रोध, पागलपन, डिप्रेशन आदि होने लगते हैं। बारिश के दिनों में जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कम आता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने लगती हैं। हम सूर्य से सिर्फ इतनी ही एनर्जी लेते हैं कि जिससे बस हमारा काम चल जाए। यदि हम अधिक मात्रा में सूर्य से एनर्जी लेने लगेंगे तो कमाल हो जाएगा, और यह बढ़ी हुई एनर्जी गर्भस्थ शिशु के विकास में अमूल चूक योगदान दे सकेगी। आपने महाभारत की कथा में माता कुंती का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने कुंवारेपन में
सूर्य भगवान के गहन ध्यान में थी और उन्होंने सूर्य के भर्ग को अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। वह कर्ण जैसी ओजस्वी, तेजस्वी व वर्चस्वी संतान को जन्म दिया था। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, वे सीधे ही सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें श्री प्रहलाद यानी परमार्जी भाई व श्री हीरा रतन माणिक प्रमुख है। इनमें से परमार्जी भाई साहब हमें गर्भ संस्कार में भी सहयोग करते हैं, जो लगभग 24 साल से ना भोजन कर रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। हम यह दावा तो नहीं करते कि आप भी इन जैसे बन जाएंगे, परंतु हां, निश्चित तौर पर यह संभव है कि सूर्य क्रिया के उपयोग से हम संतान को कर्ण के समान ओजस्वी, तेजस्वी व वर्चस्वी बना सकेंगे। अब बात करते हैं यज्ञ चिकित्सा की। सामान्य यज्ञ के महत्व के बारे में तो अधिकतर लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि विवाह संस्कार व कई धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ अनिवार्य होता है। भगवान राम के जन्म के पूर्व भी यज्ञ हुआ था, जिसने ना सिर्फ दशरथ जी की संतान बाधा को दूर किया था, बल्कि साथ साथ भगवान राम जैसी अवतारी चेतना को भी जन्म दे सके थे। आपने अश्वमेध यज्ञ, चंडी यज्ञ, राजसूय यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा। ये कुछ विशेष प्रयोजन के लिए हुए थे, पर जब हम यज्ञ के थेरेपेटिक पार्ट की बात करते हैं तो ये बात कुछ स्पेशल हो जाती है। गर्भावस्था में किया जाने वाला यज्ञ गर्भ पुष्टि यज्ञ कहलाता है, जिसमें गर्भ को पुष्ट करने वाली दिव्य जड़ी बूटियों को विशेष प्रकार के मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की संविधाओं पर होम किया जाता है। ऐसा करने से दिव्य औषधियां गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और श्वास के द्वारा लंग्स में जाकर ब्लड में मिक्स होकर यूट्रस तक पहुंचती हैं और गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क, शरीर व आत्मा अर्थात माइंड, बॉडी व सोल का पोषण करती हैं। घबराइए नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में आपको रोज मात्र 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। यज्ञ एक सूक्ष्म विज्ञान है। गोली से जल्दी इंजेक्शन असर करता है, इंजेक्शन से जल्दी नेबुलाइजर असर करता है, अर्थात जिसके पार्टिकल जितने सूक्ष्म होंगे वह उतना ही जल्दी असर करेगा। इस बात को हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि हम भोजन ना करें तो 10 से 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं। पानी ना पिए तो 5 से 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं, परंतु यदि हवा ना मिले तो 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। भोजन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे और हवा के मॉलिक्यूल्स तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते। मोबाइल, इंटरनेट की ऑडियो वीडियो तरंगे भी अति सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई तो नहीं देती, परंतु प्रकाश की गति से दुनिया में ट्रैवल कर सकती हैं। मंत्र की शक्ति व यज्ञ की ऊर्जा भी हमें दिखाई तो नहीं देती, परंतु यही ना दिखाई देने वाली ऊर्जा ही मन, शरीर व आत्मा को पोषण प्रदान करती है। यदि हमारे शरीर का विकास हो गया पर मन व आत्मा का विकास नहीं हुआ तो विकास अधूरा रह जाएगा। अब प्राण चिकित्सा की बात करते हैं। प्राण यानी वाइटल फोर्स, जिसमें जितनी ज्यादा वाइटल फोर्स है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सफल है।
तो हम अपनी वाइटल फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी शरीर के अंदर प्राण के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सामान्य प्राणायाम के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ विशेष प्राणिक क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम ब्रह्मांड व्यापी अनंत प्राण ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में खींचकर अपने शरीर में भर सकते हैं, और यह बढ़ा हुआ प्राण हमारा व हमारे गर्भस्थ शिशु के मन, शरीर व आत्मा का पोषण करता है। अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेदिक जीवन पद्धति व कुछ दिव्य वनौषधियों के प्रयोग से है। कुछ लोग आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। हम आयुर्वेद के सिद्धांतों का उपयोग इसलिए करते हैं कि गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके व बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, गर्भपात यानी एबॉर्शन जैसी समस्याओं से बचाव हो सके, छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का घरेलू इलाज हो सके, व गर्भावस्था हंसते खेलते मजे में सुखपूर्वक बिना किसी परेशानी के बीत सके। अब हम नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ विषैले तत्व बनते रहते हैं, जिन्हें हम मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर सकती हैं। अगर यूरिन कम हुई या नहीं हुई तो किडनी की तकलीफ, यदि हमारा पेट ढंग से साफ नहीं हुआ तो कई प्रकार की समस्याएं, पसीना नहीं निकला तो चर्म रोग, अगर सांस के द्वारा पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती तो दमा, अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों यानी हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि व आकाश से मिलकर बना है। यदि इनमें संतुलन रहेगा तो शरीर के विषैले तत्व समुचित मात्रा में बाहर होते रहेंगे व रक्त का कतरा कतरा शुद्ध बना रहेगा, ताकि पोषक तत्व मां व गर्भस्थ शिशु के शरीर के अंदर एक एक सेल तक अच्छी तरह से पहुंच सकें तथा मां व गर्भस्थ शिशु में बनने वाले विषैले तत्वों का निष्कासन हो सके। हम गर्भावस्था में कुछ विशेष चुनिंदा प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं ताकि उपरोक्त लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसके बाद आती है मंत्र चिकित्सा की बारी। मंत्र वाइब्रेशन एनर्जी पर कार्य करते हैं, इसलिए इनकी पहुंच सूक्ष्म स्तर तक होती है। मंत्र व बीज मंत्र कई प्रकार के होते हैं व उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। एक ही मंत्र को अलग अलग राग, सुर, ताल में गाने से भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। कुछ महामंत्र तो हमारे शरीर के 7 चक्रों व 24 मर्म स्थानों को वाइब्रेट करते हैं। जब इनका जागरण होता है तो हमारे अंदर स्वयं की विवेक बुद्धि का विकास होता है। हम स्वयं अपने मार्गदर्शक बनने लगते हैं। हम में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है। हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में जाने लगता है। हमारी सोच रिफाइंड होने लगती है। मस्तिष्क में शांति और हृदय में पवित्रता आने लगती है। मां के साथ साथ गर्भस्थ शिशु को भी
ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो उसे जीवन भर ना सिर्फ मार्ग भटकने से रोकते हैं बल्कि उसे महामानवों की श्रृंखला में खड़ा कर देते हैं। अब करते हैं म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा की बात। हर प्रकार के संगीत का अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विशेष लय सुर ताल में बजे संगीत की जादुई तरंगें ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर शानदार प्रभाव डालती हैं, जिससे ब्रेन अल्फा स्टेज में आने लगता है। इसलिए मानसिक चिकित्सा में इसका विशेष योगदान है। संगीत में सभी स्वर व सभी भाव समाये हुए हैं। संगीत में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की अद्भुत क्षमता है। जीवन की संवेदनाएं सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है। संवेदनाएं जग जाएं तो मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। गायों को विशेष प्रकार का संगीत सुनाया जाए तो उनका व्यवहार और शांत हो जाता है, वह दूध की मात्रा बढ़ जाती है। पेड़ पौधों को संगीत सुनाने से उनकी ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। हमारे द्वारा बताए गए संगीत को अपने भीतर तरंगित होने दें। भावना करें कि संगीत की लहरों के साथ दिव्य संवेदनाएं संचारित हो रही हैं। मां और गर्भस्थ शिशु के शरीर का कण कण, मन, अंतःकरण सभी जग रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। अंदर के विकार शांत हो रहे हैं। आनंद भरी पुलकन उभर रही है और दिव्यता का जागरण हो रहा है। साथ में हम आपको गर्भावस्था में कुछ विशेष यौगिक क्रियाओं को सिखाते हैं, हीलिंग टेक्निक्स को सिखाते हैं, ताकि ब्रह्मांड व्यापी अनंत प्राण ऊर्जा के उपयोग से अपने व अपने गर्भस्थ शिशु के जीवन में अमूल चूक परिवर्तन ला सके। हम वास्तुशास्त्र के बारे में मार्गदर्शन देते हैं ताकि आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहे। जरूरत पड़ने पर क्रिस्टल पेंडुलम से डाउजिंग भी करते हैं ताकि अज्ञात तथ्यों के बारे में अनुमान लगाया जा सके। इसके बाद हम फूड थेरेपी लेते हैं। हम क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, किस लिए खाएं, कौन कौन से फूड नहीं खाना चाहिए, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसके साथ में क्या खाएं, किसके साथ हम क्या ना खाएं, हमें तो यह मालूम ही नहीं होता। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमें गर्भावस्था में नहीं लेनी चाहिए, किस फूड से ब्लड इंप्योर हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, गर्भस्थ शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, किस फूड के साथ किसको नहीं लेना चाहिए। हमें थोड़ी बहुत कॉमन चीजें तो मालूम होती हैं, जैसे घी को शहद के साथ बराबर मात्रा में लेने से जहर बन जाता है, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बहुत नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर डालते हैं। जैसे हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, दूध भी बहुत अच्छा है, पर इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम पालक या मेथी का पराठा खा लें, ऊपर दूध पी लें, यह कॉम्बिनेशन घातक होता है। किसी भी हरी सब्जी का दूध के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। नमकीन चीजों के साथ दूध का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। अगर दूध की फॉर्म चेंज हो जाए, अर्थात दूध
दही, घी, मक्खन या मलाई में बदल जाए तो ये नियम लागू नहीं होते। उल्टे सीधे प्रकृति विरुद्ध भोजन करने से हमें कोई ना कोई तकलीफ अक्सर होती रहती है। किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ, एलर्जी, चर्म रोग या विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं। हम स्वयं को या अपने बच्चे को बार बार डॉक्टर्स के पास ले जाकर परेशान होते रहते हैं और हमें कारण ही समझ नहीं आता कि यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। ऐसी बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं जिन्हें हम आपको फूड थेरेपी के अंतर्गत सिखाते हैं। हम चाहते तो हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन हमें स्वास्थ्य के नियम मालूम नहीं होते। हमें स्वास्थ्य के नियमों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब हमें स्वास्थ्य के नियम पूर्ण रूप से मालूम होंगे तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। अब आते हैं साइकोथेरेपी यानी मनोविज्ञान के ऊपर। यह संसार विचारों का ही प्रतिरूप है। विचार सूक्ष्म होते हैं। संसार की स्थूल वस्तुओं की रचना पहले से किए गए विचारों के अनुरूप ही होती है। कोई विचार तब ही फलित होता है जब उसके प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प हो। मनुष्य यदि झूठी कल्पनाएं करने के स्थान पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और उसे पूरा करने के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्न करे तो वह जैसी चाहे वैसी उन्नति कर सकता है, जितना चाहे ऊपर उठ सकता है, बड़े बड़े काम करके दिखा सकता है। विचारों के बल पर ही भिखारियों को सम्राट और साधारण मजदूरों को बहुत धनवान बनते देखा जा सकता है। विचार ही आपको उठा सकते हैं, विचार ही नीचे गिरा सकते हैं। मन की सोच, मन के विचार बदल जाने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि गर्भावस्था में जैसी मां की सोच होती है वैसे ही बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि जाने अनजाने में मां के मस्तिष्क में चलने वाले विचार भी लगातार गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क में अपनी सूक्ष्म छाप छोड़ते रहते हैं। महामानवों को जन्म देने के लिए मां के विचार भी महान होने चाहिए। मां को हर हाल में प्रसन्न, पुलकित और हंसता खेलता हुआ रहना चाहिए। घर का वातावरण भी प्रसन्नतादायक होना चाहिए। सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और समर्पण की भावना होनी चाहिए ताकि सर्वगुण संपन्न बच्चे को जन्म दिया जा सके। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे घर में सुसंस्कारिता का वातावरण बन सके, प्रगति का, प्रसन्नता का वातावरण बन सके, स्वर्ग का अवतरण हो सके। अगर आपका मूड बार बार खराब होता है, कभी डिप्रेस हो जाती है, कभी क्रोधित हो जाती है, या घर परिवार का माहौल ठीक नहीं है, तब तो आपके लिए यह कोर्स करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप मां हैं और आप कभी नहीं चाहेंगी कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा या क्रोधी बने। इसके बाद आती है गर्भ संवाद टेक्निक, अर्थात गर्भ में स्थित बच्चे से बात करने का तरीका। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु से बात कर सकते हैं, उस तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। यदि गर्भस्थ शिशु जग रहा होगा तो आपके कहने पर वह तुरंत ही अपने हाथ पैर चलाकर आपको जवाब देगा।
इस तकनीक की एडवांस स्टेज में हम गर्भवती महिला को ट्रांस स्टेज में ले जाकर बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करते हैं, गुड हैबिट्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसके राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे में व्यवहारिक संतुलन बना रहे, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर उसे जीनियस बना सकते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि गर्भस्थ शिशु के शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास किया जा सकता है। गर्भ संवाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन हम इसे सबसे बाद में लेते हैं ताकि पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए, वह आपकी पात्रता, क्षमता, योग्यता यानी कैपेसिटी बढ़ जाए और आप सभी बातों को सीख सकें। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक चम्मच लेकर गंगा नदी के पास जाते हैं, गंगा नदी से चम्मच भर के जल लेकर घर आते हैं और गंगा नदी को दोष दें कि तुमने एक ही चम्मच पानी दिया, तो यह ठीक नहीं। कमी आपके पात्र में है। अगर आप बाल्टी ले जाएंगे तो बाल्टी भर के पानी मिल जाएगा, टंकी या टैंकर ले जाएंगे तो उतना पानी मिल जाएगा। उसी तरह यदि हमारी क्षमता जितनी ज्यादा होगी, पात्रता जितनी ज्यादा होगी, योग्यता जितनी ज्यादा होगी, उसी अनुपात में हम बच्चे के शानदार व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए हम पहले विभिन्न थेरेपीज को कंबाइन करके आपकी पात्रता को बढ़ाते हैं। एक बात मैं आपको विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं या हमारी टीम आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ या शिशु रोग विशेषज्ञ की सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको समय समय पर उनका सहयोग लेना जरूरी है। यदि हड्डी रोग विशेषज्ञ को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो वह अपना स्वयं ट्रीटमेंट नहीं करेगा, वह तो हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएगा, जबकि एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान उसने भी हार्ट के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा होगा। फिर हम गर्भावस्था के दौरान एक दो किताबें पढ़ के या कुछ सीडीज सुनकर कैसे कह सकते हैं कि हम गर्भ संस्कार सीख गए हैं। हमारी वेबसाइट पर एक से एक शानदार लगभग 172 प्रकार की बुक्स व सीडीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। परंतु ये सारी 172 बुक्स व सीडीज मिलकर भी हमारे मोस्ट एडवांस्ड ऑनलाइन क्लासेस का 20% पार्ट भी कवर नहीं कर पाती, क्योंकि क्लासेस में हम 15 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग से आने वाली संतान को महामानव बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे भी बुक्स पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसे इंटर्नशिप करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ती है, तभी सीखता है। बुक्स में यह भी लिखा रहता है, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। इसलिए हमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता होती है। मैंने इस फील्ड में जीवन के 22 साल लगा दिए हैं, हजारों पेज पढ़े हैं, 14-15 डिफरेंट थेरेपी सीखी हैं। वही अनुभव मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। मेरे इस गर्भ संस्कार के कार्य में मुझे कुछ बहुत ही प्रतिभावान महामानवों का सहयोग मिलता है, जिनका स्वयं का जीवन ही अपने आप में विलक्षण है। उनमें से एक हैं श्री NN परमार जी, जो लगभग 24 साल से ना तो भोजन कर रहे हैं, ना ही पानी पी रहे हैं। श्री परमार जी भाई साहब हमें पुंसवन संस्कार में सहयोग करते हैं, ताकि आने वाले संतान की एस्ट्रल बॉडी अर्थात सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अच्छे संस्कार डालकर उसे शानदार व्यक्तित्व से संपन्न प्रतिभावान नागरिक बनाया जा सके। मेरे दूसरे सहयोगी हैं पंडित मेवालाल पाटीदार जी,
जो मुझे भावी माता पिता के मन, शरीर व आत्मा के शोधन में सहयोग करते हैं, ताकि उनके स्पर्म व ओवम का शोधन हो सके, आने वाली संतान में आनुवांशिक रोगों पर काबू पाया जा सके, गर्भपात जैसी समस्याओं से बचा जा सके और एक सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ संतान की नींव डाली जा सके। पंडित मेवालाल पाटीदार जी लगभग पिछले 15 साल से अन्न का सेवन नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ थोड़े से दूध और फलों के ऊपर जीवित हैं। मेरे तीसरे सहयोगी हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो आयुर्वेद में एमडी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट व यूनिवर्सिटी टॉपर हैं। वे हमारे देश के बेहतरीन आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे सहयोगियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरी इस वेबसाइट पर आर टीम वेब पेज पर देखें। हर गर्भवती महिला, उसकी गर्भावस्था व उसमें होने वाली परेशानियां अपने आप में अलग होती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट ओपिनियन आपके आने वाले बच्चे के जीवन में अमूल चूक परिवर्तन ला सकती है। क्या हुआ अगर 2 पैसे ज्यादा लग गए? बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोई कीमत नहीं होती। वैसे भी इस कोर्स की फीस नर्सरी के बच्चे की स्कूल फीस से भी कम है। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिन्हें आप दुनिया में कहीं भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन हर जगह मूव नहीं कर सकती। साथ ही साथ हम अपनी क्लासेस को विशेष रूप से शनिवार व रविवार को लेते हैं, ताकि कामकाजी महिलाएं भी इसे ज्वाइन कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आप हमारी 2 से 3 फ्री ट्रायल क्लासेस अवश्य लें, ताकि आप निर्णय कर सकें क्या वाकई ये क्लासेस आपके लिए लाभप्रद हैं या नहीं। अक्सर ऐसा भी होता है कि ज्ञान की बातें सुनने समझने के बाद भी उन पर अमल नहीं हो पाता, क्योंकि रेगुलर रूटीन नहीं बन पाता और हम लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। परंतु जब आप क्लासेस लेंगे तो आपका रूटीन शानदार हो जाएगा। दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे, हमेशा प्रसन्नचित्त, आनंदित, प्रफुल्लित महसूस करेंगे। वाह, दिव्य अनुभूतियां होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया मेरी वेबसाइट www.divyagarbhasanskar.com अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।